हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया? इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है, इटियोलॉजी मतलब काउज ऑफ डिजीज, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैसे एनीमिया होता है या किस तरह से एनीमिया होता है। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनीमिया के तहत हम लोग उसको पढ़ेंगे और इसको डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में कि उसको हम लोग स्टडी करते हैं डिवाइड करके, और तब हम लोग समझ में आएगा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है एनीमिया का। इटियोलॉजी हम लोगों को पता होना चाहिए, इटियोलॉजी मीन्स होता है कॉज ऑफ डिजीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। नंबर वन हम लोग बात करेंगे, नंबर वन में हेमरेजिक एनीमिया। नंबर टू हम लोग बात करेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया। नंबर थ्री न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। नंबर फोर में बात करेंगे प्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर फाइव एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये प्लास्टिक क्रोनिक और न्यूट्रिशनल हो गया, हेमोलाइटिक हो गया और हेमरेजिक हो गया। ये हम लोग 5 पार्ट में हम लोग इसको स्टडी करते हैं और पार्ट नंबर बाय नंबर हम लोग उसको क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया का मतलब क्या होता है? हेमरेज मतलब क्या होता है कि अगर कोई बाहरी ट्रॉमा होता है या उसके या किसी भी कारण से हेमरेज, ब्लड का निकलना, ब्लड किसी भी तरह से निकल रहा हो, हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे हो सकता है। तो ब्लड के निकलने से तो उस हेमरेज होगा और उससे हेमरेज के बाद ब्लीड होता है और उस ब्लीड के चलते बॉडी में एनेमिक कंडीशन क्रिएट होता है। तो ऐसे कंडीशन को कहेंगे हेमरेजिक एनीमिया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे हेमरेजिक एनीमिया में। कहता है एनीमिया ड्यू टू हेमरेज इज नॉन एज हेमरेजिक एनीमिया। इट अकर बोथ इन अक्यूट एंड क्रोनिक। वो अक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है, ठीक है। बोथ इन अक्यूट एंड क्रोनिक हेमरेजिक कंडीशन, दो तरह का कंडीशन हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों में। इस तरह का जो एनीमिया होगा उसको हेमरेजिक एनीमिया कहेंगे। हेमरेजिक एनीमिया ड्यू टू कंडीशन लाइक एक्सीडेंट, हम लोगों ने बात किया कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट, चोट लगेगी। अल्सर हो सकता है, अल्सर के चलते भी स्टूल के थ्रू ब्लीड होना चालू हो जाता है। एक्सेसिव यूटराइन ब्लीडिंग, ये फीमेल में हो सकता है। और परफ्यूरा एंड हेमिप्लेजिया। तो इन सब कंडीशन में हम लोग ने देखा कि इसमें हेमरेजिक एनीमिया होता है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर टू। दूसरे नंबर में हम लोग बात कर रहे थे हेमोलाइटिक एनीमिया की। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है? हेमोलाइसिस यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का टूटना हेमोलाइट कहलाता है। तो आरबीसी, अब उसको हम लोग समझते हैं, बोलता है हेमोलाइसिस मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, हेमोग्लोबिन एंड सॉरी हेमोलाइटिक एनीमिया अकर बिकॉज ऑफ एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बहुत ज्यादा टूटने से, डिस्ट्रक्शन होने से हेमोलाइटिक एनीमिया क्रिएट होता है। ये बहुत सारे कारण से हो सकता है हेमोलाइटिक एनीमिया। हम लोग बात करते हैं पहला, उसको लीवर फेल्योर, जो पेशेंट है उसमें जिसका लीवर फेल्योर हो गया है, रीनल डिसऑर्डर, रीनल का डिसऑर्डर चाहे वो सी के डी हो, जो भी हो, रीनल डिसऑर्डर वाले पेशेंट में भी हेमोलाइटिक एनीमिया शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे सी के डी पेशेंट जो लॉन्ग टर्म, जिसका ग्रेड 5 4 4 के अब जो चला गया है, 4 और 5 में इस समय उन लोग को देखने को मिलता है एनीमिया, ठीक है। इसलिए हम लोग को टाइम टू टाइम उन लोग का हेमोग्लोबिन टेस्ट और आयरन टेस्ट कराते रहना चाहिए। चलिए हम लोग उसको, वो तो एक अलग टॉपिक है, हम लोग उसको बाद में देखेंगे। हाइपर स्पेलेनिज्म, इसके बाद बर्न, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मलेरिया। इसमें भी
हेमोलाइटिक एनीमिया क्रिएट होता है। सेप्टिसीमिया में भी हेमोलाइटिक एनीमिया क्रिएट होता है। इसके बाद हम लोग नंबर 3 में बात करेंगे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। अब न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी से भी एनीमिया क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस सच एज, क्या क्या न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लाइक आयरन, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स लाइक विटामिन सी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, ये एरिथ्रोपोइसिस के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब को अगर कमी पड़ गई बॉडी में, तो वो कैसे आ रहा था, हम लोग डाइट से, हम लोग डाइट में गड़बड़ी हो, हम लोग क्या होता है, मान के चलिए अभी हम लोग चाइनीज फूड ही खा रहे हैं, सिर्फ चाइनीज फूड में अगर कुछ इस तरह का खा रहे हैं जिसमें कि सिर्फ मैदा ही जा रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है, अब उसमें आपका आयरन की कमी पड़ गई, उधर से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है, B12, तो तो फूड, हम लोग के फूड के पैटर्न से भी हम लोग एनेमिक कंडीशन, बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत महंगा खा रहे हैं, बट एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह का न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया क्रिएट हो जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि बैलेंस डाइट हो, जिसमें कि विटामिन सी, B12, फॉलिक एसिड और हमारा आयरन और प्रोटीन का मतलब कंबाइन हम लोग का या बैलेंस डाइट हो सके, ये सारा चीज हमारे डाइट में हो। इसलिए कहा भी जाता है एक तरह के डाइट को हम लोग को फॉलो नहीं करना चाहिए, और उसमें इस तरह का भोजन होना चाहिए जिसमें सारे चीज हो, ठीक है। चलिए इसके बाद, द डिफिशियंसी ऑफ दिस सब्सटेंस लीड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। तो हम लोग को क्लियर है कि विटामिन, प्रोटीन और विटामिन C12 और फोलिक एसिड जैसे चीजों के फूड में या न्यूट्रिशन सब्सटेंस के कमी होने से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया क्रिएट होता है। अब इसके बाद हम लोग नंबर 4 में बात करते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। इसमें हम लोग बात करते हैं कुछ पहलू पे। ये डिसऑर्डर होता है रेड बोन मैरो के होने से। तो हम लोग बात करते हैं, इट इज ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के डिसऑर्डर होने से एप्लास्टिक एनीमिया क्रिएट होता है। द रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यू। जो फैटी टिश्यू एज के साथ भी वो ग्रोथ करता है, वो बढ़ता जाता है, और रेड बोन मैरो घटता जाता है, और इसके चलते भी ओल्ड एज में प्लास्टिक एनीमिया क्रिएट होता है। अच्छा, इट अकर्स इन कंडीशन लाइक सेपरेटेड एक्सपोजर टू आर एक्सरे। अगर एक्सरे का बार बार एक्सपोजर हम लोग के बॉडी में पड़ रहा है, या गामा रेज का रेडिएशन हो रहा है, तो उससे भी ये प्लास्टिक एनीमिया क्रिएट होगा। इसके बाद बात करते हैं, एंड बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन। बैक्टीरियल टॉक्सिन के चलते भी होगा, क्विनिन के चलते होगा, गोल्ड साल्ट के चलते होगा, बेंजीन, रेडियम के चलते भी ये क्रिएट होता है। अच्छा, इसके बाद बोलता है इट इज कॉमन इन टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के चलते। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हम लोग अभी इसमें वर्ड आया, तो खैर अभी हम लोग इसमें बात नहीं कर सकते, बात करेंगे इस, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग डिजीज में, जब हम लोग कुछ कुछ बीच में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बीच में हम लोग कभी कभी डिजीज को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो हम लोगों ने, हम लोग का एक सब्जेक्ट ही अलग से है, उसमें हम लोग उसको अलग से कोई टॉपिक बीच बीच में हम लोग यूज करते रहेंगे, जैसे कार्सिनोमा है, कभी ट्यूबरक्लोसिस की जैसे बात आ गई, तो हम लोग उसमें बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की। तो चलते चलते हम लोग बात कर ले, ये टीबी किसके किसके कारण से होती है हमारे बॉडी में। ये हम एक चीज और हम लोग जान लें, ये नेल और हेयर को छोड़कर लगभग बॉडी के किसी भी पार्ट में ये ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के चलते होगा। अच्छा, एंड वायरल इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, लाइक हेपेटाइटिस एंड HIV के चलते। तो और अब हम लोग देखो, ये देखिए हम लोगों के साथ अभी टीबी बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है, जो अभी मन कर रहा है इसको अच्छे से क्लियर कर, बट टॉपिक अभी कुछ अलग है, तो हम लोग इसको ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते यहाँ, तो हम लोग इसको पार्ट वाइज अलग से देखेंगे। तो कॉमन टी हम लोग डिजीज जो देख रहे थे, क्या, टीबी, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शन।
तो ये इनमें प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। तो एचआईवी भी बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग अलग से देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात बात करते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में भी एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये हमारा पांचवा है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर डिजीजेस। तो क्रोनिक डिजीज में हम लोग देखेंगे एनीमिया को। कहता है इट इज द सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। सेकेंड टाइप ऑफ एनीमिया इसलिए क्योंकि नेक्स्ट टू आयरन डिफिशियंसी, ज्यादातर आयरन डिफिशियंसी के चलते होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी का लाइफ अगर उसका कम हो जाए, उसके चलते भी हो सकता है, कॉज बाय। और क्यों हो सकता है भाई ऐसा, उसका डिस्ट्रक्शन इन आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन मेटाबॉलिज्म का डिस्टरबेंस हो जाए। अगर आयरन मेटाबॉलिज्म हम लोग के बॉडी में डिस्टरबेंस का मतलब क्या है, किसी तरह से अगर बॉडी में हो रहा हो, हम लोग इंटेक कर रहे हैं और आयरन का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है बॉडी में, और वो बेकार होता चला जा रहा है, तो जब तक ब्लड में वो अच्छे से रन नहीं करेगा आरबीसी, उसके चलते फिर आरबीसी क्रिएट होने उसका डिस्ट्रक्शन तेज हो जाएगा। आरबीसी अगर बैलेंस हमारे बॉडी में नहीं रहे तो, अगर किसी भी कारण से वो डिस्टर्ब हो रहा है आरबीसी, सॉरी आयरन, या उसका मेटाबॉलिज्म, तो उसके चलते आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा तेज हो जाएगा। अच्छा, या अगर हम लोग बात कर दें रेसिस्टेंस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, या एरिथ्रोपोइसिस बहुत स्लो पड़ जाए, तो वहां पे भी हम लोगों को एनीमिया क्रोनिक, इस तरह का क्रोनिक डिजीज में इस तरह का देखने को मिलेगा, आयरन का डिफिशियंसी। ये तो आयरन डिफिशियंसी हो गया, और एक इसके डिजीज, कुछ डिजीज के चलते भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से भी हो सकता है, और रेसिस्टेंस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के चलते भी हो सकता है। तो ये हमारा था आज एटियोलॉजी के आधार पर एनीमिया पे हम लोग चर्चा की। इस तरह से अभी हम लोग इससे ब्लड से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को और क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग और किसी और नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिजियोलॉजी में फिर बीच बीच में हम लोग देखेंगे, किसी एनाटॉमी के किसी टॉपिक को उठाएंगे। तो बने रहें आप ईशान बायो क्लासेस के साथ, और हम लोग बात करते रहेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जनरल कुछ बायोलॉजी, बायो के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।